शहर के शांत कोने में मास्टर राम प्रसाद अपनी पुरानी हवेली में शांति देवी के साथ रहते थे। राम प्रसाद जी ने पूरी उम्र बच्चों को सही रास्ता दिखाया, लेकिन उनका अपना बेटा वरुण शहर की चकाचौंध में अंधा हो चुका था। एक दिन बहू मानवी ने हवेली बेचने की जिद में मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी। उसने शांति देवी को अपमानित किया और राम प्रसाद जी की पुश्तैनी यादों को कबाड़ करार दिया। वरुण ने भी अपने माता पिता का साथ देने के बजाय अपनी पत्नी का पक्ष लिया और एक आलीशान गाड़ी और प्रमोशन की चाह में बिल्डर से हाथ मिला लिया। प्रताड़ना का सिलसिला तब शुरू हुआ जब मानवी ने बुजुर्गों का खाना पीना तक बंद कर दिया। राम प्रसाद जी और शांति देवी अपने ही घर में बेगाने हो गए, लेकिन लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जिस बिल्डर पर वरुण ने भरोसा किया, उसी ने उसे जालसाजी के केस में फंसा दिया। अंत में जब पुलिस वरुण को ले जा रही थी और मानवी सड़क पर आ गई थी, तब मास्टर राम प्रसाद ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि ईमानदारी की कमाई ही अंत में साथ देती है। जब पुलिस की जीप वरुण को लेकर रवाना हुई तो मोहल्ले के उन लोगों की भीड़ जमा थी जो कभी मास्टर राम प्रसाद जी का सम्मान करते थे। आज उनकी नज़रों में वरुण के लिए सिर्फ नफरत थी। मानवी, जो कल तक अपनी महंगी साड़ियों और गहनों पर इतराती थी, अब धूल भरी सड़क पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। बिल्डर के आदमियों ने हवेली के मुख्य द्वार पर ताला लटका दिया था। मानवी ने बिलखते हुए राम प्रसाद जी के पैर पकड़ लिए। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वह बिल्डर इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। हम बेघर हो गए। राम प्रसाद जी ने धीरे से अपना पैर पीछे खींच लिया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा खालीपन था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मानवी, घर ईंट पत्थरों से नहीं, अपनों के विश्वास से बनता है। तुमने उन ईंटों को तोड़ने के चक्कर में घर की नींव यानी भरोसे को ही खत्म कर दिया। जब तुमने माँ के हाथ से निवाला छीना था, तब तुम बेघर नहीं हुई थी, तब तो तुम्हारी आत्मा मर चुकी थी। शांति देवी का ममतामयी दिल अभी भी पसीज रहा था, लेकिन वह जानते थे कि आज अगर उन्होंने कमजोरी दिखाई तो वरुण और मानवी कभी भी सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाएंगे। राम प्रसाद जी ने अपनी पुरानी साइकिल जो कचड़े में फेंक दी गई थी, उसे उठाया। उन्होंने शांति देवी की ओर देखा और कहा, चलो शांति, शहर के बाहर वाले आश्रम चलते हैं। वहाँ कम से कम सुकून की रोटी तो मिलेगी। जेल के सलाखों के पीछे वरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे वे रातें याद आने लगी जब उसके पिता कम वेतन में भी उसके लिए खिलौने लाते थे और खुद फटे जूते पहनते थे। उसे समझ आया कि स्टेटस महंगी गाड़ियों से नहीं, बल्कि पिता के दिए हुए नाम से होता है, जिसे उसने मिट्टी में मिला दिया था। जेल की दीवारों के पीछे और सड़क की धूल के बीच वक्त ने अब करवट लेनी शुरू की थी।
यह सजा का नहीं बल्कि राम प्रसाद जी द्वारा बोए गए संस्कारों की आखिरी परीक्षा का समय था। जेल में वरुण को वह कीमती सोने की चैन उतरवाकर जमा करनी पड़ी जो उसकी बर्बादी का कारण बनी थी। वहाँ की पथरीली जमीन पर सोते हुए उसे अपनी हवेली के उस बरामदे की याद आई जहाँ उसके पिता ठंडी हवा में उसे कहानियाँ सुनाया करते थे। एक दिन राम प्रसाद जी उससे मिलने जेल पहुँचे। वरुण की हिम्मत उनसे आंख मिलाने की नहीं थी। वह फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, मैंने सब कुछ खो दिया, घर, इज्जत, पैसा सब चला गया। राम प्रसाद जी ने लोहे की जाली के पीछे से अपना हाथ बढ़ाया और धीमे से कहा, बेटा, जब तक इंसान के पास खोने के लिए अहंकार बाकी रहता है तब तक वह गरीब नहीं होता। तुमने पैसा खोया है, चरित्र नहीं। इसे एक नया जन्म समझो। मैं और तुम्हारी माँ आज भी उसी पुराने किराए के कमरे में सूखी रोटी खा रहे हैं, लेकिन वह रोटी हक की है, इसलिए हमें नींद अच्छी आती है। उधर मानवी, जो कभी रसोई को ताला लगाते थे, अब एक छोटे से अनाथालय में बर्तन मांजने और खाना बनाने का काम करने लगी थी। रहने के लिए उसके पास सिर्फ एक छोटी सी कोठरी थी। भूख क्या होती है और तिरस्कार कैसा महसूस होता है, उसे अब समझ आ रहा था। एक शाम वह शांति देवी के पास पहुंची। उसके हाथ में उसकी पहली कमाई के कुछ रुपए थे। उसने शांति देवी के चरणों में सिर रख दिया और कहा, माँ, मुझे सजा दीजिए पर खुद से दूर मत कीजिए। मैंने आपके निवाले छीने थे। आज मैं अपनी मेहनत की पहली कमाई से आपके लिए फल लाई हूँ। शांति देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने उसे उठाकर गले लगा लिया। राम प्रसाद जी ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी और अपने पुराने कानूनी ज्ञान का इस्तेमाल किया। उन्होंने साबित किया कि बिल्डर ने वरुण को फंसाने के लिए जाली दस्तावेजों का सहारा लिया था। महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद बिल्डर के काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वरुण जेल से बाहर आया। अब उसके पास न वह SUV थी, न ही वह सेल्स मैनेजर की नौकरी। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने सबसे पहले अपने पिता की उस पुरानी साइकिल के पैर छुए। हवेली उन्हें वापस मिल गई थी, लेकिन इस बार वह संपत्ति नहीं बल्कि एक मंदिर थी। वरुण ने शहर की बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़ दी और अपने पिता के साथ मिलकर मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए एक ईमानदारी की पाठशाला शुरू की। हवेली के उसी बरामदे में जहां कभी कलेश हुआ था, आज पूरा परिवार साथ बैठा था। राम प्रसाद जी तुलसी की क्यारी में पानी डाल रहे थे। मानवी रसोई में सबके लिए चाय लेकर आई। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आज समझ आया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि मन की शांति में है। हवेली की दीवारों पर अब कड़वाहट की काई साफ हो चुकी थी और वहाँ फिर से संस्कारों की खुशबू महकने लगी थी। लेकिन नियति ने अभी एक आखिरी अध्याय बाकी रखा था जो इस परिवार को पूरे शहर के लिए एक मिसाल बनाने वाला था।
वरुण और मानवी ने तय किया कि वे केवल अपनी गलतियों पर रोएंगे नहीं बल्कि उन्हें सुधारेंगे। वरुण ने अपनी सेल्स की कला का उपयोग अब धोखाधड़ी के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए किया। उसने उन सभी छोटे किसानों और गरीब मजदूरों की लिस्ट बनाई जिन्हें उस बिल्डर ने ठगा था। राम प्रसाद जी के मार्गदर्शन में वरुण ने कानूनी लड़ाई जारी रखी। 1 साल के भीतर उसने उन दर्जनों परिवारों को उनकी जमीनें वापस दिलवाई जो बिल्डर ने हड़प ली थी। जिस दिन आखिरी परिवार को उसका हक मिला, पूरे शहर ने वरुण का सम्मान किया। उस दिन वरुण को समझ आया कि जो सुकून उसे थैंक यू सुनकर मिला वह करोड़ों के बोनस में भी नहीं था। मानवी ने हवेली के एक बड़े हिस्से को शांति सदन में बदल दिया, जहां मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाएं दोपहर में जमा होती। वह अब केवल बहू नहीं बल्कि उन सबकी बेटी बन चुकी थी जो मानवी कभी शांति देवी को धक्का देती थी। अब वह घंटों बैठकर उनके पैर दबाती और उनसे पुराने जमाने के किस्से सुनती। एक सुनहरी शाम जब सूरज ढल रहा था, मास्टर राम प्रसाद ने पूरे परिवार को हवेली के चौक में बुलाया। उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की संदूक खोली जिसमें हवेली के असली कागजात और उनकी जीवन भर की डायरी थी। उन्होंने वरुण के हाथ में कागजात रखते हुए कहा, बेटा, यह हवेली अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना यह ईंटों का ढांचा नहीं, मेरी और तुम्हारी माँ की तपस्या है। जिस दिन तुम इसमें फिर से लालच की ईंट रखोगे यह खंडहर बन जाएगी, और जिस दिन तुम इसमें त्याग और प्रेम रखोगे यह स्वर्ग बनी रहेगी। वरुण ने अपनी पत्नी मानवी के साथ मिलकर उन कागजों को अपने माथे से लगाया और पिता को वचन दिया कि यह घर अब कभी किसी का दिल दुखाने का कारण नहीं बनेगा। आज भी उस पुराने मोहल्ले में वह हवेली खड़ी है। लोग उसे बिल्डर वाली हवेली नहीं बल्कि ईमानदारी का महल कहते हैं। मास्टर राम प्रसाद जी अब नहीं रहे, लेकिन उनकी पुरानी साइकिल आज भी हवेली के मुख्य द्वार पर एक मेडल की तरह सजी है, जो आने जाने वालों को याद दिलाती है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं उसके चरित्र से होती है। अब वरुण और मानवी का बेटा आर्यन बड़ा हो चुका था। यह वही बेटा था जिसके महंगे स्कूल के नाम पर मानवी ने कभी घर में कलेश शुरू किया था। आज आर्यन शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज से स्नातक होकर लौटा था। आर्यन के पास विदेश की एक बड़ी कंपनी से नौकरी का बुलावा आया था। हवेली के उसी बरामदे में जहाँ कभी मास्टर राम प्रसाद जी बैठते थे, आज वरुण बैठा था। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो कभी उसके पिता के चेहरे पर हुआ करती थी। आर्यन ने कहा, पापा, मैं सोच रहा हूँ कि विदेश चला जाऊँ, वहाँ पैसा बहुत है और लाइफ स्टाइल भी शानदार होगी। वरुण मुस्कुराया और उसे अपने पास बिठाया। उसने आर्यन को वह पुरानी साइकिल दिखाई और वह सोने की चैन भी, जिसे उसने पुलिस से वापस मिलने के बाद एक शीशे के फ्रेम में जड़वा दिया था। वरुण ने कहा, बेटा, यह चैन लालच का प्रतीक है और यह साइकिल
ईमानदारी का। मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन तब देखे जब मेरे पास वह चैन थी, और सबसे सुकून भरे दिन तब देखे जब मैंने इस साइकिल की सादगी को अपनाया। तुम दुनिया में कहीं भी जाओ, बस यह याद रखना कि तुम्हारी जड़ें इस हवेली की मिट्टी में हैं, जहाँ तुम्हारे दादाजी ने उसूलों की खाद डाली थी। मानवी, जो अब एक परिपक्व और शांत महिला बन चुकी थी, उसने आर्यन के बैग में गीता की वही पुरानी किताब रखी जो शांति देवी की थी। उसने आर्यन से कहा, बेटा, सफलता का पैमाना वह नहीं है जो तुम कमाओगे, बल्कि वह है जो तुम समाज को वापस दोगे। आर्यन ने विदेश जाने का फैसला टाल दिया। उसने तय किया कि वह शहर में ही रहकर अपने दादा जी के नाम पर एक कौशल विकास केंद्र खोलेगा, जहां गरीब युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। सालों बाद जब वरुण और मानवी भी वृद्ध हो गए, तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने उस हवेली को एक ऐसी संस्था बना दिया था जिसकी चर्चा पूरे देश में थी। मास्टर राम प्रसाद जी की तस्वीर रोज ताजे फूल चढ़ाए जाते थे। मोहल्ले के लोग आज भी जब उस रास्ते से गुजरते तो सिर झुकाकर सम्मान देते हैं। वे कहते हैं, पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, पर राम प्रसाद जी के परिवार ने इंसानियत कमाई है। दशकों बीत चुके थे। मास्टर राम प्रसाद जी, शांति देवी और अब वरुण और मानवी भी इतिहास का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन वह पुरानी हवेली आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी थी। आर्यन ने उस हवेली के मुख्य द्वार पर एक पत्थर की पट्टिका लगवाई थी, जिस पर लिखा था, यहाँ संपत्ति नहीं, संबंध विरासत में मिलते हैं। शहर अब एक महानगर बन चुका था। चारों ओर कंक्रीट के जंगल और ऊंची इमारतें खड़ी हो गई थी। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी उस इलाके में एक विशाल मॉल बनाना चाहती थी। उन्होंने आर्यन को हवेली के बदले इतनी बड़ी रकम ऑफर की जो 7 पीढ़ियों के लिए काफ़ी थी। आर्यन के कुछ साथियों ने कहा, आर्यन, अब यह हवेली पुरानी हो चुकी है, इसे बेच दो, करोड़ों मिलेंगे, तुम अपनी संस्था को और बड़ा बना सकोगे। आर्यन उस रात उसी बरामदे में बैठा रहा जहां उसके दादा राम प्रसाद जी और पिता वरुण बैठते थे। उसे महसूस हुआ कि हवाओं में आज भी उसके दादाजी की खांसी और पिता के पछतावे के आंसुओं की गूंज है। उसने मॉल के अधिकारियों को बुलाया और शांत भाव से कहा, यह ज़मीन बिकाऊ नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं इस हवेली की एक भी ईंट बेचूंगा, उस दिन मेरे पूर्वजों का आत्मसम्मान नीलाम हो जाएगा। यह हवेली हमें यह याद दिलाने के लिए खड़ी है कि एक समय यहाँ लालच ने जन्म लिया था और उसे हराने के लिए ईमानदारी ने अपनी आहूति दी थी। आर्यन के इस फैसले ने शहर के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। जो लोग अपनी पुरानी यादें और घर बेचकर फ्लैटों में जा रहे थे, वे रुक गए। मोहल्ले ने अपनी पहचान बचाने का संकल्प लिया। वह शांत मोहल्ला, जिसे कभी पिछड़ा कहा जाने लगा था, अब शहर का सांस्कृतिक केंद्र बन गया। हवेली के अंदर एक छोटा सा
संग्रहालय बनाया गया, जहां वह पुरानी साइकिल, वह सोने की चैन और मास्टर राम प्रसाद जी का लोटा आज भी रखे हैं। हर साल राम प्रसाद जी की पुण्यतिथि पर वहां एक ईमानदारी उत्सव मनाया जाता है। शहर के सबसे ईमानदार व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुई जहाँ वरुण जेल गया था, बल्कि वहाँ अमर हो गई जहाँ वरुण की अगली पीढ़ी ने पैसों से ऊपर उठकर मूल्यों को चुना। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।